हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4। दोस्तों, इससे पहले जो है हमने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग उनको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, यानी कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों, याद रखेंगे कि स्पेक्ट्रम के जो प्राथमिक रंग हैं वो आपके लाल, हरा और नीला होते हैं, ठीक है। और आप लोगों को जो है इन रंगों को क्रम से याद रखना है, यानी कि लाल, हरा और नीला, या फिर आप लोग इनको जो है RBG के थ्रू जो है याद रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, द्वितीयक रंग की अगर बात करें कि द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला, ये जो है आपके द्वितीयक रंग कहलाते हैं, ठीक है। और द्वितीयक रंग जो होते हैं ना, वो आपके 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जब दूध को मथा जाता है तो मलाई जो है वो दूध से किस कारण से अलग हो जाती है। तो दोस्तों, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल जो है मैंने आपको पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था, तो आई होप आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ससंजक बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है जब दूध को मथा जाता है तो मलाई जो है वो दूध से अभिकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ध्वनि जो है वो किस माध्यम में अधिक तेजी से चलती है, यानी कि साउंड्स ट्रेवल फास्टर इन विच मीडियम। ऑप्शंस दिए गए हैं, पानी की अपेक्षा सूखी हवा में, लोहे की अपेक्षा लकड़ी में, हवा की अपेक्षा लोहे में या फिर पानी की अपेक्षा हाइड्रोजन में। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि साउंड जो है वो आपकी एक यांत्रिक तरंग होती है, यानी कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ध्वनि को जो है ट्रेवल करने के लिए, यानी कि ध्वनि के संचरण के लिए जो है मीडियम रिक्वायर होता है, यानी कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और माध्यम के कण जो है वो जितने नज़दीक होंगे, ध्वनि की जो चाल होगी ना वो उतनी ही ज़्यादा तेज होगी, ठीक है। और यही कारण है कि जो ध्वनि की चाल होती है ना वो ठोसों के अंदर सबसे तीव्र होती है, उसके बाद में जो है द्रवों में, और उसके बाद जो है गैसों में होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इन ऑप्शंस को देखेंगे ना, तो आपको जो है ये देखना है कि ठोस आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोसों के अंदर सबसे तेज होती है। तो यहाँ पर जो है आप लोग ऑप्शन नंबर सी के अंदर देख पा रहे हैं कि आयरन देन इन एयर, ठीक है, यानी कि हवा की अपेक्षा जो है लोहे के अंदर ध्वनि की चाल जो होगी वो सबसे अधिक होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए। ऑप्शंस दिए गए हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, अदिश बी और सदिश बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ना ही वेक्टर और ना ही अदिश। तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। तो सिंपल सी बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि होती है, और ऐसा क्षेत्र जिसमें कि मतलब किसी भी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई जो होती है ना वो एक निश्चित दिशा के अंदर ठहर जाती हो, उसी को हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और काफ़ी बार जो इसका मात्रक भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक जो स्थायी चुंबक होती है ये इनमें से किसे आकर्षित करती है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं,
कि ये जो है आपके सभी पदार्थों को आकर्षित करती है। ऑप्शन बी कि ये जो है केवल लौह पदार्थों को आकर्षित करती है। ऑप्शन सी कि ये जो है केवल लौह पदार्थों को आकर्षित कर लेती है और अन्य सभी पदार्थों से पीछे हट जाती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि कुछ पदार्थों को तो आकर्षित करती है और बाकी से पीछे हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एक स्थायी चुंबक जो होती है वो केवल लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और ध्यान से समझिए। तो देखिए दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि जो स्थायी चुंबक होती है ना, उसमें लौह चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि क्या क्या आता है, तो इसमें लोहा, निकल और कोबाल्ट को यूज में लिया जाता है। और दोस्तों ये जो मतलब कि केवल और केवल लौह पदार्थों को ही आकर्षित करती है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो भी वीक होता है, यानी कि इसका चुंबकीय क्षेत्र भी कमजोर होता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है कि पदार्थों के ताप में परिवर्तन जो है वो निम्न में से किस कारण से होता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि भौतिक परिवर्तन के कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक रासायनिक परिवर्तन के कारण जो है वो आपको पदार्थ के ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, होता क्या है कि जब भी हम लोग मतलब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने के कारण जो है उस पदार्थ के जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं ना वो अपनी नियत स्थिति जो होगी उसको छोड़ करके मतलब स्वतंत्र गति करने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच जो है आकर्षण बल जो होता है ना वो कम हो जाता है और कण जो है वो दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं तापमान का प्रभाव। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थों के ताप में परिवर्तन जो है वो आपके रासायनिक परिवर्तन के कारण देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि संवेग को जो है किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके पिछले 2 साल से लगातार रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 बार जो है आपके नाविक एग्जाम में आ चुका है। तो संवेग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो संवेग की डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही जो है हम संवेग बोलते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि P = mv, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि संवेग को जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। और संवेग जो है ये एक सदिश राशि होती है और इसकी जो इकाई है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कि संवेग को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये जो है केवल एक पिंड से दूसरे पिंड के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि v/I का मान जो है वो आपके एक नियतांक हो तो इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो v/I की वैल्यू है वो आपके एक कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने क्लास 10th में जो है ओम का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या होता है कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं जो है वो नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है ना वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नियतांक क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v = RI। ठीक है, तो यहाँ पर R क्या है, R हो जाएगा आपका प्रतिरोध, I जो है वो आपके धारा है और V जो है वो आपका विभवांतर होता है। ठीक है ना, तो अब ये बोला जा रहा है कि अब आपका v/I हो और = में ये जो R है ना, तो इस R को आप क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये R क्या कहलाता है, तो ये R आपका कहलाता है प्रतिरोध। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्युत लघु परिपथ की विशेषता क्या होती है। 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं कि उच्च प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध या फिर अनंत प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 रेजिस्टेंस, यानी कि शून्य प्रतिरोध। देखिए एक विद्युत परिपथ में जो है शॉर्ट सर्किट की अवस्था में जो है प्रतिरोध का मान जो होता है वो आपके 0 यानी कि शून्य होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके नाविक 02 2021 इंटेक में पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थिति कौन सी है जिसमें कि आणुवीय आकर्षण जो होता है वो अत्यधिक दृढ़ होता हो, यानी कि द स्टेट इन विच मोलिकुलर अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वो स्टेट कौन सी है? तो चार ऑप्शंस आपके पास में हैं, ठोस, द्रव, गैस या फिर वाष्प। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। देखिए दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके पदार्थ की प्रकृति यानी कि जो नेचर ऑफ मैटर वाला चैप्टर है वहाँ से पूछा जाता है, जो कि आपके नाविक एग्जाम के सिलेबस में है। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि वह स्थिति जिसमें कि आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता हो या फिर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हो, उसको हम लोग जो है पदार्थ की ठोस अवस्था बोलते हैं। ठीक है, और ठोस में जो है देखा जाता है कि अणु जो होते हैं ना वो बहुत पास पास में होते हैं और इसमें जो आकर्षण होता है वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट्रोजन का प्रयोग जो है वो विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में रिपीट होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि ये जो है हवा से हल्की होती है, ऑप्शन बी कि ये जो है आपके बल्ब में रोशनी जो है वो ज़्यादा उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी कि यह दहन को सपोर्ट नहीं करती, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि यह विषाक्त नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दहन को जो है ये सपोर्ट नहीं करती है नाइट्रोजन गैस, इसीलिए जो है इसको विद्युत बल्बों में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखेंगे कि नाइट्रोजन के अलावा जो है इसमें जो अक्रिय गैसें होती है उसको भी यूज़ में लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन में आर्गन भी देखने को मिलता है कि आर्गन का प्रयोग जो है वो विद्युत बल्बों में क्यों किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं कि ईंधन का दहन, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण या फिर जो है लोहे में जंग लगना, या ऑप्शन डी कि प्लेटिनम तार का जलना। तो कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है यही पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि अम्लीकृत जल का जो विद्युत अपघटन है ये आपके जो है एक मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, जबकि ईंधन का दहन होना, लोहे में जंग लगना और प्लेटिनम तार का जलना ये सभी जो है आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेकोमीटर जो होता है ये इनमें से किसको मेजर करता है, यानी कि टेकोमीटर के द्वारा जो है इनमें से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शंस हैं मिश्र धातु के संगठन, ऑप्शन बी द्रव के प्रवाह की दर, ऑप्शन सी तापमान, या फिर गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन नाविक एग्जाम में एक देखने को मिलता है मापक से संबंधित। ठीक है, तो देखिए टेकोमीटर के द्वारा जो है मशीन या फिर जो है मीटर के जो गतिपालक यानी कि जो घूमने वाला चक्र होता है ना उसकी घूर्णात्मक चाल को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, और इस मीटर के प्रयोग से जो है गतिपालक चक्र की जो प्रति मीटर घूमने की गति होती है जिसको हम लोग आरपीएम बोलते हैं, ठीक है, उसको मापा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेकोमीटर के द्वारा जो है आपके रोटेशनल स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील की जो है मतलब गति को मापा जाता है। ठीक है, यानी कि आरपीएम को मेजर करने के लिए ये यूज़ में लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीला थोता का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, यानी कि जो ब्लू विट्रोल है इसको जो एक अनोदर नाम है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो चार ऑप्शंस आपके पास में हैं। तो देखिए नीला थोता या फिर तूतिया जिसको हम कॉपर सल्फेट या फिर जो है ताम्र सल्फेट कहते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो है वो आपका CuSO4 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला थोता, जिसको कि कॉपर सल्फेट के नाम से या फिर जो है ताम्र सल्फेट के नाम से जाना जाता है और इसका जो फॉर्मूला है वो आपके CuSO4 होता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं चालक, विद्युत रोधी, प्रतिरोधक या फिर अर्धचालक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक। ठीक है, देखिए जब किसी पदार्थ को 0 केल्विन तक ठंडा किया जाता है ना तो उसका जो प्रतिरोध है वो पूर्णतया शून्य प्रतिरोधक प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसी गुण को जो है अतिचालकता या फिर जो है सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है, यानी कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को जो है प्रतिरोधक कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी ठोस धातु का जो ऊष्मीय चालकता है वो सामान्यतया बढ़ते तापमान के साथ में जो है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑप्शन है कि यह बढ़ेगा, ये घटेगा,
स्थिर रहेगा या फिर इसका घटना या फिर बढ़ना जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। ठीक है, देखिए ठोस धातु की जो ऊष्मीय चालकता के होती है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, यानी कि हम इसको लिखते हैं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर तो क्वेश्चन में ठोस धातु के लिए पूछा गया था, लेकिन जो अधातु और अर्धचालक होते हैं ना, उनका तापमान बढ़ाने पर जो है इनकी जो ऊष्मा चालकता होती है ना, वो बढ़ती है। ठीक है, यानी कि ठोस के अंदर घटेगी और अधातु और अर्धचालक के अंदर ये बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति नहीं दर्शाता या फिर जो है विद्युत चुंबकीय प्रकृति नहीं रखता हो। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं, कैथोड किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें या फिर अवरक्त किरणें। तो इससे पहले कि हम आंसर को लेकर के बात करें, सबसे पहले आप ये समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगें वो तरंगें होती है जो एक दूसरे के लंबवत तलों में जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के लंबवत होती हो, और साथ ही जो है ये कंपन जो है तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता हो। ठीक है, और अब अगर हम बात करें राइट आंसर को लेकर के, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैथोड किरणें। ठीक है, कैथोड किरणों में जो है चुंबकीय प्रकृति नहीं होती है, और कैथोड किरणें जो है ये एक निर्वात में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की किरणें होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पिच जो कि ध्वनि की एक विशेषता है जो उस पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं तीव्रता, आवृत्ति, गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पिच जो है ये ध्वनि की आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। देखिए यदि स्रोत का जो है स्पंदन उच्च होगा तो आवृत्ति और पिच जो है वो भी उच्च होगी, यानी कि हाई होगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि पिच जो है वो ध्वनि की एक विशेषता होती है और जो कि आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना तो एक तत्व है और ना ही यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि तत्व होते क्या हैं। तो तत्व वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो है मिलकर के बनते हैं। ठीक है, और यौगिक क्या होते हैं, तो यौगिक जो है वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जो कि मतलब रासायनिक रूप से जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से जो है रासायनिक संयोग से बनते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना ही तत्व है और ना ही यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर, यानी कि वायु। ठीक है, क्योंकि वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अपनी धुरी पर चारों ओर सबसे कम घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर प्लूटो। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तो ये जो है अपने मतलब कि घूर्णन में जो है सभी ग्रहों से सबसे तेज है। ये जो है अपने अक्ष पर एक घूर्णन जो है वो 10 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, यानी कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। आपके लिए ऑप्शंस हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।